Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous class we were discussing about organizing chapter, fine, and in the study class we have talked about organizing, fine, and in that heading we have covered the organizational structure, in which we have talked about two kind of organizational structures, one functional organizational structure and another one is divisional organizational structure, fine. And कल सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन किया था. By today class we are going to cover organizational structure topic completely with the help of benefits and with the help of demerits also. I am going to start with the introduction again and later on we'll talk about advantages and disadvantages of the same heading. Fine, so let's start with today class. And एक और बात मुझे डिस्कस करनी थी स्टूडेंट्स, मैं अपने हिसाब से बहुत डिटेल्ड में लेके चल रही हूँ सारा सिलेबस. आई होप 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा होगा. मतलब बाकी जिस भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो वो आप इजीली कवर कर सकते हैं मेरी वीडियो से, नो डाउट. बट मैं डेली अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे टाइम स्पेन की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, सो दैट 12th क्लास का स्टूडेंट आराम से अपने लिए प्रिपेयर कर सके. ठीक है, डेली अगर आप हेडिंग करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द सीरीज यू विल एबल टू कंप्लीट ऑल द बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट of 12th class with the help of keywords and with the help of complete understanding. ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी कि मैम ये टॉपिक छूट के, मैं आपकी बुक से ही लेकर चलती हूँ. ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इन दिस सीरीज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर 12th क्लास. फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडे क्लास. फर्स्ट मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, मैंने कल आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था जिसमें मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया था. ठीक है, आज हम थोड़ा थियोरेटिकल करेंगे एंड इसको वाइंड अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मैंने कल भी आपको बताया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं. कैसे? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और अकॉर्डिंग टू द जॉब. इट मीन्स जैसे जैसे आपके फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग में यू आर गोइंग टू ग्रुप द एक्टिविटीज आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, right? And if you are group the activities on which behalf according to the function of the organization. जैसे जैसे आपके फंक्शंस परफॉर्म होंगे वैसे वैसे आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रुपिंग करना है. यही ऑर्गेनाइजिंग होता है. एंड सेम फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाएगा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग में हो गया कि हमने फंक्शंस के हिसाब से एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रुप कर दिया. अब देखिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो वाले ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं जिनके पास यूनिक प्रोडक्ट होता है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूनिक प्रोडक्ट, और हम इसको बोल सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट. वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास सिंगल प्रोडक्ट है या यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट है, वो लोग इस वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना इजी समझते हैं. ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस है. सबसे पहले एडवांटेजेस में क्या है बेटा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. कैसे? मैंने कल भी बात की थी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है. ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट सेग्रीगेट करनी है. सी फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने कल भी बताया था. तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया. ठीक है, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बना दिया, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, एंड मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग बना दिया. एंड मैंने इस तरीके से अपने सारे डिपार्टमेंट्स को फंक्शन के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया. वीकेंड से हमने जॉब के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया, वीकेंड से हमने फंक्शन के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया, एंड वीकेंड से हमने उनका जो बेसिकली जो वर्क क्राइटेरिया था उस हिसाब से उनको अलग कर दिया. इस वजह से क्या हुआ, हमारा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन वहां पर हुआ. हमारा वही बंदा उस डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा जो बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज है. ठीक है, चलिए फर्स्ट एडवांटेज हो गया, वेरी गुड. दूसरा, जब अगर हमारा स्पेशलाइजेशन बंदा हमारे काम को करेगा तो बेटा क्या होगा, हमारे मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो बंदा जिसमें एफिशिएंट है, जो बंदा जिसमें एक्सपर्टाइज है, उसी बंदे को वो काम एलोकेट किया जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी उससे इंप्रूव हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, लेवल्स, है ना, कि एक फ्रेमवर्क है, एक प्लानिंग है हमारी कि हम इस तरीके से काम करेंगे. सो हमारे जो ऑपरेशंस है वो बहुत स्मूथली रन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंटली रन हो रहे हैं. फाइन. एंड जब अगर हमारा एफिशिएंटली सारे
रन होंगे तो क्या होगा बेटा, डुप्लीकेशन हमारा कम हो जाएगा. देयर विल बी मिनिमम डुप्लीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ वी आर परफॉर्मिंग द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. एंड अगर डुप्लीकेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोल विद इन डिपार्टमेंट. अब मेरा एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर लो. अगर मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दिक्कत है तो उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर लो. तो बेसिकली क्या होगा बेटा, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ विद इन द डिपार्टमेंट होगा वो इजीली एक्सेसिबल होगा. ठीक है. एंड इजीली उसको हम मैनेज कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम डिपार्टमेंट वाइज चल रहे हैं. तो अगर मुझे एक भी डिपार्टमेंट में लैक्यूना लग रहा है तो उस डिपार्टमेंट को उठा के मैं उसकी फंक्शनिंग को देख के उसको इम्प्रूव करा सकती हूँ. फाइन. एंड अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन. यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर फंक्शन को ड्यू अटेंशन दी जाएगी. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्ट बनाना है, उसको भी अलग आप उसको अच्छे से संभाल के चलेंगे. अगर आपको लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरा प्रोड्यूस करता है या प्रमोट करता है मेरी सेल्स को, एडवर्टीजमेंट को, उसको हम अलग से उसकी वर्किंग को देख पाएंगे, जज कर पाएंगे एंड उसको इम्प्रूव कर पाएंगे. फाइन. एंड से फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स तो हम इफेक्टिव कंट्रोल उसमें कर पाएंगे एंड हम अटेंशन दे पाएंगे हर डिपार्टमेंट को. अगर हमें पता है कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट सेग्रीगेटेड है तो हम एक भी डिपार्टमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. एक डिपार्टमेंट नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम खत्म है. फाइन. चलिए. एंड द लास्ट पॉइंट, इजी ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. हमने यहाँ बोला ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. ठीक है. ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपके वर्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जॉब एलोकेट की गई है. उस एलोकेशन को आपको कब किया है, जब आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है. उस एक्सपर्टी को बढ़ाने के लिए, उस स्पेशलाइजेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग उस बंदे को दे सकते हैं. सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है तो हम उसको फाइनेंस की ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं. ठीक है. अगर हमें पता है कोई बंदा सेल्स में हमारा वीक पड़ रहा है तो हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट से अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग दिलवा सकते. तो वी कैन इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द पर्सन also because we know our departments are segregated according to the criteria of job, according to the function of the organization. Fine. I hope इतना क्लियर है. डन. चलिए अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, सबसे पहले जब अलग अलग डिपार्टमेंट सेग्रीगेटेड है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोचेगा मेरा डिपार्टमेंट आगे बढ़े. सेल्स एंड मार्केटिंग सोचेगा मैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करूं सो दैट मैं जल्दी प्रमोशन हो जाए. फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना सोचेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना सोचेगा, एचआर डिपार्टमेंट अपना सोचेगा. बट ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वो लोग कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं. वाई? नॉट इंटेंशनली बट कहीं ना कहीं हो जाता है. वाई? बिकॉज हर डिपार्टमेंट खुद पे फोकस करने लगता है. से फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको स्कूल का देती हूँ. सपोज बीबीए, बीसीए, एमबी, पीजीडीएम एंड बीटेक के डिपार्टमेंट्स है आपके कॉलेज में. ठीक है. अगर आपके कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग, सो सबको एडमिशन का टारगेट दिया गया. ठीक है. बीसीए वाले डिपार्टमेंट ने सोचा कि मैं बीसीए के एडमिशन को प्रमोट करूंगा, बीसीए के एडमिशन को ही लाऊंगा. बीबीए डिपार्टमेंट ने भी अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचा, एमबीए ने भी, पीजीडीएम ने भी एंड बीटेक ने भी. अब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? एडमिशन आने चाहिए, है ना, सारे डिपार्टमेंट फुल होने चाहिए. बट सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर फोकस थे. अल्टीमेटली ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था उसको अननेसेसरी या बिना मतलब विदाउट इंटेंशनली वो इग्नोर होते गए. वाई? बिकॉज सारे डिपार्टमेंट खुद की वर्किंग पे ध्यान देने लगे रादर देन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. आई होप ये क्लियर होगा ना. ठीक है. तो लेस इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को लेस इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग पे खुद फोकस करने लगते हैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कई बार बेटा ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सब डिपार्टमेंट अपने अपने में इन्वॉल्व होते हैं कि मेरा काम है, मेरा काम है. दूसरे डिपार्टमेंट की जो परेशानी है, दूसरे डिपार्टमेंट का कोई लक्ष्य है, कोई प्रॉब्लम है, उसको दूसरा डिपार्टमेंट नहीं समझता. वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने का सोचते हैं. ठीक है. इसी से ये सेकंड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट लिंक है जहां पे हमने बोला है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी और सही से नहीं दे पाते. क्या है कि सपोज अगर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कम हुई तो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे अपना ब्लेम थोप देगा. कैसे? सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या देगा, मेरी सेल्स प्रमोट नहीं हो पाई, रीजन बिहाइंड दैट प्रोडक्ट्स वर डिफेक्टिव,
है ना. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वर नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. सो व्हाट इज दिस? बेसिकली दीज डिपार्टमेंट कैन ब्लेम टू ईच अदर. अपना सक्सेस ना होने की वजह से दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. देखना कि कोई हम किसी से भी अगर आंसरेबल पूछते हैं कि आपकी ये परफॉर्मेंस कम क्यों रही, तो वो खुद को आंसरेबल नहीं हो पाता, इसलिए वो दूसरे पे ब्लेम ठोक देता है. ठीक है. और अगर मैं इन दोनों पॉइंट को क्लब करके एक और एग्जाम्पल दूं, सपोज सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे सेल्स प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है, सेल्स प्रमोशन करना है, मुझे फ्री में उनको सैंपल्स देने हैं. बट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या बोला? नो, यू कैन नॉट गो फॉर दैट. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप फ्री में सैंपल्स दोगे, सेल्स प्रमोट करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी, तो हम वो नहीं कर सकते. सो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर, बिकॉज दे नो अबाउट देयर डिपार्टमेंट ओनली. वो अपना फायदा देख रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अपना फायदा देख रहा है. फाइन. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो चीज फ्लेक्सिबल ना हो. इट मीन्स कभी अगर प्रॉब्लम पड़ती है, एचआर का बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता. फाइन. फाइनेंस का बंदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जा सकता. सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा एचआर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता. There is inflexibility if we are going to transfer our employees from one department to another department. This is inflexible in nature. Fine. So this is all about functional organizational structure. बेटा इसका और आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है. आई होप इससे आप इतने सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि डिफरेंस अपने आप से आ जाएंगे. ठीक है. चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है? जहां पे एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. इसमें बेसिकली ऐसे डिपार्टमेंट में यूज होता है जहां पे हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट होते हैं. मल्टी प्रोडक्ट मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट. और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं बेटा? ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं हमारे लार्ज लेवल पे. ये होते थे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं हमारे लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जहां पे हम बात करते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट. अब यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट में डीलिंग हो रही है. नॉट यूनिक प्रोडक्ट, नॉट सिंगल प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट इज देयर. फाइन. तो जब मोर देन वन प्रोडक्ट इज देयर, उन्होंने क्या बोला? एक्टिविटीज को अगेन आइडेंटिफाई करो, उनको ग्रुप्ड करो. कैसे? एक प्रोडक्ट मेरा एक डिपार्टमेंट में आएगा. वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट. फाइन. मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था, मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ. हाँ बता देती हूँ. चलिए अगर हम बात करते हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल में भी डील करता है, कॉस्मेटिक में भी करता है, ग्रोसरीज में भी करता है. ठीक है. और स्टेशनरी में करता है. इन्होंने बोला एक डिपार्टमेंट ये बना दो, एक डिपार्टमेंट ये बना दो, सो एंड सो फोर्थ. अब इस एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट. अब इसमें क्या करो? इसमें आप एचआर बना दो, फाइनेंस बना दो, सेल्स एंड मार्केटिंग बना दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बना दो, एंड प्रोडक्शन बना दो. तो क्या हुआ? एक डिपार्टमेंट को डिविजनली करके उसको फंक्शनली एक डिपार्टमेंट को अलग से एलोकेट करा. सो दिस इज ऑल अबाउट डिविजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं. हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं. जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा वहां पे डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें फायदा क्या होता है? अगर आप एक प्रोडक्ट को मल्टी प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हो, है ना, इजीली ऐड कर सकते हो. आपको बस क्या करना होगा? यहाँ पे आपके 1 2 3 4 डिपार्टमेंट थे, 5th डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया है? ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट को लाना है तो प्रोडक्ट को स्पेशलाइजली आप अलग से उसको एड ऑन करा सकते हो. दूसरी बात, फास्ट डिसीजन मेकिंग. एक डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट, एक अपना सारा कुछ है उसका, तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है. एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है, जो डिवीजन है, वो आराम से आपस में डिसीजन मेकिंग कर सकता है. तो फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड फास्ट वर्किंग हो जाती है. ठीक है. अब इजी परफॉर्मेंस अज्यूम्ड, असेस्ड. अब परफॉर्मेंस इजीली हो जाती है. अगर मुझे लगेगा भाई मेरे टेक्सटाइल की परफॉर्मेंस घट रही है, कहाँ दिक्कत है, मैं सबको नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को देखूंगी. और इसमें क्या था? जब मेरी दिक्कत आ रही थी किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो मैं क्या कर रही थी? सारे डिपार्टमेंट की वर्किंग देखनी पड़ रही थी.
ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस। इजी परफॉर्मेंस असेस हो सकता है, इजी अकाउंटेबिलिटी आपकी हो जाती है कि अगर आपको लगता है टेक्सटाइल नीचे जा रहा है, आप सीधे टेक्सटाइल वाले से पूछो भाई क्यों नीचे जा रहे हो, तो वो बताएगा ये दिक्कतें हैं, तो आप एक दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्सटाइल वाला कॉस्मेटिक पे ब्लेम नहीं कर सकता, कॉस्मेटिक वाला स्टेशनरी पे ब्लेम नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आराम से है। सपोज हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है स्टेशनरी का, ठीक है, इसमें हमारा जो एम्प्लॉइज है वो ज्यादा हो रहे हैं और हमें टेक्सटाइल वाले एम्प्लॉइज हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं लेफ्ट करके चले गए हैं, तो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा स्टेशनरी का टेक्सटाइल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आराम से जा सकता है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी तो देखिए इसकी जो मेरिट है, ये मैं किससे ब्लैक कलर से कर देती हूँ, ठीक है। देखिए इसकी ये जो मेरिट है, तो इसकी ये क्या हो गई थी, डी मेरिट। समझ में आया, सेंटर लिंक करके पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट, इजी एक्सपेंशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि अब आपको क्या चाहिए कि स्टेशनरी के बाद में किस में जाना चाहता हूं। सपोज मैं जाना चाहता हूं वुडन वर्क में, अलग से डिपार्टमेंट ऐड ऑन हो गया, बिना इनको डिस्टर्ब करे ये हमारा ऐड ऑन हो गया। सो इजी एक्सपेंशन। अगर इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस तो आपको क्या करना है, नया प्रोडक्ट लाइन आप ऐड ऑन करना चाहेंगे तो न्यू प्रोडक्ट लाइन यू कैन इजीली ऐड। फाइन, चलिए डिसएडवांटेज क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहला डिसएडवांटेज बिल्कुल सेम है, लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, सेम लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। क्यों, अगेन टेक्सटाइल वाला सोचेगा मैं आगे बढ़ जाऊं, स्टेशनरी वाला सोचेगा मैं आगे बढ़ जाऊं, कॉस्मेटिक वाला सोचेगा मैं आगे बढ़ जाऊं। व्हाट अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल इग्नोर दैट, नॉट इंटेंशनली बट ultimately it will be done. Why? Because they will be seeing on the working of itself only. Overall organization का जो objective है वो उसको ध्यान नहीं रखेंगे, अपने डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। So ultimately ये दोनों का आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा, लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाए, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में लगते हैं बेटा, क्योंकि मैंने बताया HR, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड प्रोडक्शन, टेक्सटाइल का अलग, कॉस्मेटिक का अलग, ग्रोसरी का अलग, स्टेशनरी का अलग, वुडन वर्क का अलग। So ultimately many resources required over here and finally क्या होगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज वेरी, इसमें देखो एक और मैं वर्ड ऐड कर सकती हूँ, दिस इज वेरी कॉस्टली एंड इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमिकल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा सस्ता होता है, ये हमारा महंगा होता है, क्योंकि इसमें मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, इसमें मोर रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड। आपके कितने भी प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट से डील कर रहे हो, कोई डिपार्टमेंट उतने ही है, उतने ही लोग आपके रहेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा रिसोर्सेज का सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं होती है। एंड फाइनल, कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट हम कई बार भूल जाते हैं बेटा। कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, हर डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ना पड़ता है। टेक्सटाइल बोलेगा मुझे अच्छा स्टाफ चाहिए, ग्रोसरी बोलेगा मुझे अच्छा स्टाफ चाहिए, कॉस्मेटिक बोलेगा मुझे अच्छा स्टाफ चाहिए, टेक्सटाइल बोलेगा मुझे अच्छा स्टाफ चाहिए, मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4 बंदे, मुझे 5वां भी चाहिए, HR डिपार्टमेंट मेरी एक ही HR है, मुझे 2 HR भी चाहिए। व्हाट इज दिस, बेसिकली रिसोर्सेज आपको ज्यादा चाहिए, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉस्टली एंड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा दूसरे डिपार्टमेंट को आपने ज्यादा दे दिया, मेरे डिपार्टमेंट को आपने कम दे दिया। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। I hope we have done with this. And I hope you are very very clear with this topic. You are very very clear with the help of advantages and disadvantages also. मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है आपको, एग्जाम्पल्स भी दिए, आपको कीवर्ड्स ही बताए, आपको दोनों को रिलेट करके ही बताया। इसलिए मैंने यहाँ बहुत मैसी लग रहा था, पर इसलिए मैंने ये आज क्लियर नहीं किया। इसके साथ इसको चलाए सो दैट यू कैन गेट कंप्लीट क्लैरिटी कि अगर इसकी डीमेरिट है तो इसकी मैरिट कैसे बन गई, अगर इसकी मैरिट है तो इसकी डीमेरिट कैसे बन गई। दैट इज वाई देयर आर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दोनों की वर्किंग अलग अलग है, तो मैंने दोनों को कंपेयर आपको अच्छे से कराया। आई होप अगर एग्जाम में अब आपका डिफरेंस आता है, जो मोस्टली पूछा ही जाता है इन दोनों में, तो आप उसके डिफरेंशिएशन को इजीली बता पाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इन एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।